हेलो डियर स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम बैक टू ए स्क्वायर एकेडमी। हम लोग लास्ट क्लास में इंट्रॉपी कंप्लीट किए थे, है ना। और हम लोगों ने इंट्रॉपी देखा था, इंट्रॉपी होता क्या, और मैथमेटिकली उसका हमने क्या किया था, फॉर्मूला भी डिराइव किया था। अगर मैं इंट्रॉपी की बात करूँ, इंट्रॉपी क्या होता है? चेंज इन हीट अपॉन टेम्परेचर, है ना। चेंज इन हीट अपॉन टेम्परेचर। ऐसे हम लोग देखते हैं इंट्रॉपी डेल्टा एस इज इक्वल टू, हम लोग देखते हैं इंट्रॉपी डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू रिवर्सेबल अपॉन क्या होता है, टेम्परेचर। फिर इसको ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि क्यू को तुम क्या करते हो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से क्या कर सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या था? चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन हीट प्लस क्या होता है, वर्क डन। अब यहाँ से क्यू निकाल लोगे तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा ई माइनस क्या, वर्क डन। फिर यहाँ पे पुट कर दोगे, टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट कर दोगे, रिवर्सेबल प्रोसेस है। तो इंट्रॉपी का फॉर्मूला आ जाता है डेल्टा एस इज इक्वल टू एन सी वी एल एन टी टू बाई टी वन प्लस आगे एन आर एल एन वी टू बाई वी वन। ये एक्चुअल इंट्रॉपी का फॉर्मूला है। इसके बाद तुम इसको एज पर योर रिक्वायरमेंट या प्रोसेस तुम इसको क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, है ना। फिर यहाँ तक हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किया था। आज की क्लास में हम लोगों को देखना था इंट्रॉपी। ये भी लास्ट क्लास में तुमको बता दिया था कि अगर कोई प्रोसेस में फिजिकल चेंज हो रहा है तो उस केस में हम लोग इंट्रॉपी चेंज इन इंट्रॉपी कैसे निकालते हैं। इसमें पहला लिया है इंट्रॉपी चेंज ड्यूरिंग फेज ट्रांजिशन। फेज ट्रांजिशन का मतलब, फेज का मतलब क्या होगा कि उसका फिजिकल नेचर होगा, ट्रांजिशन का मतलब चेंज होना होगा। पहला मैंने लिया इंट्रॉपी ऑफ फ्यूजन। अब ये वर्ड फ्यूजन से तुम्हें क्या समझ में आता है? फ्यूजन, इसी को एक वर्ड मेल्टिंग भी बोलते हैं। जब कोई चीज़ सॉलिड से लिक्विड में आ जाए तो फ्यूजन का मतलब क्या होता है, लिखा भी हुआ है, सॉलिड टू लिक्विड। कॉमन एग्जांपल दो तो मेल्टिंग ऑफ आइस बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? कॉमन एग्जाम्पल बोल दूँ तो क्या बोल सकता हूँ, मेल्टिंग ऑफ आइस। अब कहता है इंट्रॉपी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ सॉलिड चेंजेज इनटू लिक्विड। जब 1 मोल ऑफ जो सॉलिड है वो चेंज कर जाए, कहाँ से कहाँ, सॉलिड टू लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर, देन इट इज कॉल्ड एज क्या बेटा, इंथैल्पी। समझो 1 मोल ऑफ सॉलिड ले लो, पहले ध्यान से समझना क्या होता है। अगर मैं जब भी फ्यूजन की बात करता हूँ तो फ्यूजन का मतलब क्या होता है, सॉलिड टू लिक्विड। समझना, अगर ये फेज चेंज हो रहा है तो इस केस में चेंज इन हीट होगा। तो इस केस में जो चेंज इन हीट होगा इसी को क्या बोलेंगे, डेल्टा क्यू। बोलो, है ना। और सॉलिड टू लिक्विड हो रहा है तो ये प्रोसेस दो कंडीशन पे हो सकता है, आइदर एट कांस्टेंट वॉल्यूम या तो कांस्टेंट प्रेशर। तो जितने भी चीज़ ओपन एटमॉस्फेयर में होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट प्रेशर पे होती है। बोलो, है ना। और जब क्लोज कंटेनर में होगी तो उसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम बोलते हैं। तो मेल्टिंग ऑफ आइस हो रही है तो ये कांस्टेंट प्रेशर पे है, तो हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड एज क्या बेटा, इंथैल्पी। और हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज कॉल्ड एज क्या बेटा, इंटरनल एनर्जी। तो इंट्रॉपी का फॉर्मूला क्या है, क्यू रिवर्सेबल अपॉन टेम्परेचर। तो क्यू रिवर्सेबल अगर कांस्टेंट प्रेशर पे है तो इसी को डेल्टा एच बोल सकता हूँ। और ये प्रोसेस क्या है, फ्यूजन। तो हीट चेंज ड्यूरिंग दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज हीट ऑफ फ्यूजन, मतलब हीट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस। और चूंकि ये सब्सटेंस 1 मोल लोगे तो जो हीट है उसी को क्या बोलते हैं, इंथैल्पी। तो पर मोल के लिए हम लोग क्या बोल करते हैं, इंथैल्पी। और वैसे भी बोलते हैं इंथैल्पी इज डिफाइंड फॉर 1 मोल। तो चूंकि ये मेल्टिंग ऑफ आइस कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है इसलिए इसके हीट चेंज को क्या बोलते हैं, इंथैल्पी। और इंथैल्पी आया दैट मीन्स 1 मोल ऑफ सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू 1 मोल ऑफ। क्या मेरी बात समझ में आए? तो 1 मोल ऑफ सॉलिड अगर 1 मोल ऑफ लिक्विड में जा रहा है तो इस केस में जो हीट चेंज होगा उसी को हीट चेंज ऑफ फ्यूजन कह सकते हैं या इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन कह सकते हैं। बोलो, तो इसी क्यू को अपन क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन। ये लिखा भी है कि डेल्टा इन चेंज इन इंट्रॉपी
डेल्टा एस ऑफ फ्यूजन इज इक्वल टू इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन अपॉन टेम्परेचर। और ये लास्ट क्लास में मैं तुमको बताया भी था कि कभी भी इंट्रॉपी का अगर फेज ट्रांजिशन का क्वेश्चन है तो चेंज इन हीट के जगह उस प्रोसेस में जो चेंज इन हीट है उसी को इंथैल्पी से रिप्रेजेंट करते हैं और सिंपल क्यू रिवर्सेबल ना लिख करके इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन अपॉन टेम्परेचर कर सकते हैं। सिमिलरली सेकेंड प्रोसेस है वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन का मतलब क्या होता है कि लिक्विड कहाँ जाए, वेपर में, गैस में जाए, इसी को क्या बोलते हैं वेपोराइजेशन। तो इस प्रोसेस में जो हीट चेंज होगा, इस प्रोसेस में जो हीट चेंज होगा और ये प्रोसेस अगर कांस्टेंट प्रेशर पे है तो इसी को क्या बोलेंगे, इंथैल्पी। बोलो, तो ये लिखा हुआ है डेल्टा एस ऑफ वेपोराइजेशन इज इक्वल टू डेल्टा एच ऑफ वेपोराइजेशन अपॉन टेम्परेचर। बोलो हाँ है ना। क्या डिफाइन कर सकते हैं, व्हेन 1 मोल ऑफ लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू 1 मोल ऑफ वेपर एट कांस्टेंट प्रेशर देन हीट चेंज इज दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। और हीट की जगह तुम क्या डालिए, इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। तीसरा कह रहा इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का मतलब क्या होता है कि अगर कोई सॉलिड गैस में चल जाए, ये प्रोसेस आमतौर पे तुम देखो जितने भी फिनोल्फिन बॉल होते हैं या ओडोनिल वगैरह होते हैं वो कहाँ होते हैं, सॉलिड से कहाँ जाते हैं, गैस में जाते हैं। कहाँ जाते हैं, सॉलिड टू, उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। और इस प्रोसेस में जो चेंज इन हीट होगा उसी को इंथैल्पी ऑफ क्या बोल सकते हैं, सब्लिमेशन। तो हीट के जगह हम लोग क्या डाल देंगे, इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। तो चेंज ऑफ इंट्रोपी ऑफ सब्लिमेट इज इक्वल टू चेंज ऑफ इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन अपॉन क्या बेटा, टेम्परेचर। क्या मेरी बात समझ में आई, है ना। तो ये लिखा भी है इंट्रोपी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ सॉलिड चेंजेज इनटू वेपर एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। और इस केस में जो हीट चेंज होगा उसी को क्या बोलेंगे, इंथैल्पी। तो फेज ट्रांजिशन में सिंपल है, फॉर्मूला अभी भी कभी भी इंट्रोपी है तो डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू रिवर्सेबल अपॉन क्या होगा, टेम्परेचर। प्रोसेस के हिसाब से क्यू रिवर्सेबल को हम लोग क्या कर दिया, इंथैल्पी में चेंज कर दिया। समझ में आया। नेक्स्ट आया चेंज इन इंट्रोपी इन ए रिवर्सेबल प्रोसेस। अब इंट्रोपी चेंज दो प्रोसेस में हो सकता है। एक तुमको देखो यहाँ पे किसका पढ़ना है, रिवर्सेबल, और दूसरा प्रोसेस किस में पढ़ना है, इरिवर्सेबल प्रोसेस। अब रुक करके समझो, जब मैंने तुमको वर्क पढ़ाया था तभी मैं तुमको रिवर्सेबल और इरिवर्सेबल के बीच में डिफरेंस पढ़ाया था। रिवर्सेबल और इरिवर्सेबल के बीच में मेजर डिफरेंस क्या है कि अगर कोई प्रोसेस रिवर्सेबल है तो रिवर्सेबल प्रोसेस में हर पॉइंट पे सिस्टम इक्विलिब्रियम पे होता है सराउंडिंग के साथ। बोलो हाँ ना, कोई दिक्कत। और इरिवर्सेबल प्रोसेस है तो या तो पेन यहाँ है या तो पेन यहाँ है, और इस पेन को किसी धागा से थ्रेड से धीरे 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 लाऊं तो हर पॉइंट पे इसका पी एक्सटर्नल पी इंटरनल के क्या होगा, इक्वल होगा। तो अगर कोई प्रोसेस रिवर्सेबल है तो इस केस में सिस्टम और सराउंडिंग हर पॉइंट पे क्या होगा, इक्विलिब्रियम पे होगा। बोलो हाँ या ना। In a reversible process, at every step, system and surrounding remain in thermal equilibrium with each other. Let's a system release Q heat to surrounding at temperature T. अब एक कंडीशन लेते हैं कि जो सिस्टम है वो क्या किया, Q हीट क्या किया, रिलीज किया। समझो, ये कोई सिस्टम है, एकदम ध्यान से समझना। सबसे पहले ये प्रोसेस कैसा है, रिवर्सेबल, तो सिस्टम एंड सराउंडिंग का होगा, इक्विलिब्रियम पे होगा। अब सिस्टम ने क्या किया, बोलो, बाहर क्या है, सराउंडिंग। सिस्टम ने क्या किया, क्यू हीट सराउंडिंग को दिया। तो सिस्टम ने क्यू हीट क्या किया, लॉस किया। तो इस केस में हीट निगेटिव या पॉजिटिव, माइनस होगा। तो अगर सिस्टम ने क्यू हीट अगर लॉस किया हो तो सराउंडिंग ने कितना हीट गेन किया होगा, क्यू। बोलो है ना। तो इस केस में सिस्टम ने कितना लॉस किया, क्यू, तो सराउंडिंग ने गेन किया कितना कराया होगा, क्यू। तो अगर इंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम निकालो तो क्यू रिवर्सेबल अपॉन टेम्परेचर। तो सिस्टम ने चूंकि क्यू हीट क्या किया, माइनस किया। सिस्टम ने क्यू हीट क्या किया, लॉस किया। तो सिस्टम का हीट क्या होगा, निगेटिव। तो माइनस क्यू अपॉन टेम्परेचर होगा कि नहीं होगा। सेम टाइम पे सराउंडिंग ने क्यू हीट क्या किया, गेन किया। तो सराउंडिंग का हीट बढ़ा होगा तो प्लस क्यू हीट अपॉन टेम्परेचर होगा कि नहीं होगा। तो ये इंट्रोपी किसका है, सिस्टम का। ये इंट्रोपी कितना है, सराउंडिंग का। और सिस्टम एंड सराउंडिंग को ऐड कर दो तो टोटल इंट्रोपी निकल जाएगा। तो अगर मैं इस प्रोसेस का टोटल इंट्रोपी ऑफ सिस्टम निकालूं, डेल्टा एच ऑफ सिस्टम, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा एच ऑफ सिस्टम प्लस डेल्टा एच ऑफ क्या हो जाएगा, सराउंडिंग। एक केस पकड़ा, सिस्टम एंड सराउंडिंग लिया। सिस्टम ने क्यू हीट लॉस किया तो सराउंडिंग ने क्यू हीट क्या किया, गेन किया। तो जितना इंट्रोपी सिस्टम का कमा होगा सराउंडिंग का उतना इंट्रोपी क्या होगा, बढ़ा होगा। सिस्टम का इंट्रोपी माइनस क्यू अपॉन टी, सराउंडिंग का प्लस क्यू अपॉन टी, प्लस क्यू, और दोनों को अगर ऐड कर दोगे सिस्टम एंड सराउंडिंग तो टोटल सिस्टम का निकला, ही नहीं निकला। या इसको ऐसे भी कह सकते हो, डेल्टा एस
टोटल। अब इसकी वैल्यू पुट कर दो, माइनस क्यू सिस्टम अपॉन टी प्लस क्यू सिस्टम अपॉन टी, दोनों कितना हो जाएगा 0। तो हमेशा अगर कोई रिवर्सिबल प्रोसेस है तो उसका टोटल इंट्रॉपी चेंज कितना हो जाएगा 0। हमेशा एक्सचेंज ऑफ हीट सिस्टम एंड सराउंडिंग के क्या होगा, बीच में ही होगा। क्या मेरी बात समझ में आई? अरे बोलो ना, हाय ना, कोई दिक्कत? तो याद रखना ये किसके लिए है, फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। और इतने ही नॉलेज के साथ अगर समझो कोई प्रोसेस इरिवर्सिबल है, कैसा है, तो इरिवर्सिबल प्रोसेस में सिस्टम एंड सराउंडिंग हर पॉइंट पे इक्विलिब्रियम पे होगा क्या, नहीं, ओनली इनिशियल एट फाइनल। क्या, लेट ए सिस्टम एट हायर टेम्परेचर T1 एंड सराउंडिंग एट लोअर टेम्परेचर क्या बेटा T2। अब दो अलग अलग केस पकड़ते हैं, क्योंकि सिस्टम एंड सराउंडिंग थर्मल इक्विलिब्रियम पे नहीं है। तो समझो ये तुम्हारा क्या है, सिस्टम, तो बाहर तुम्हारा क्या है, सराउंडिंग। इस वाले केस में सिस्टम एंड सराउंडिंग दोनों कहाँ थे, थर्मल इक्विलिब्रियम पे। तो अगर इसका टेम्परेचर T है तो इसका भी टेम्परेचर T1 ही है, दोनों का T1 है। इस केस में दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम पे नहीं है, तो दोनों का टेम्परेचर एक जैसा होगा क्या, नहीं। अगर एक का टेम्परेचर T1 है तो दूसरे का क्या हो गया, T2 होगा। और दोनों केस हो सकता है, सिस्टम एट हायर टेम्परेचर हो सकता है या सराउंडिंग एट हायर टेम्परेचर हो सकता है, लेकिन दोनों का इक्वल नहीं होगा। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी, दोनों का टेम्परेचर क्या होगा, अलग अलग होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक। अब हम एक केस जिसमें से डिस्कस करते हैं जहां पे मैंने लिया है कि सिस्टम कहां पे है, हायर टेम्परेचर T1 पे, तो सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या होगा, लोअर, T2 लो होगा। तो केस क्या आ गया, T1 और T2 में से कौन सा ग्रेटर हो गया, T1। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अरे बोलो हाँ ना। तो सिस्टम का टेम्परेचर ज़्यादा है, सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या है, कम है। अब इस केस में समझो सिस्टम ने क्यू हीट क्या किया, लॉस कर दिया। सिस्टम ने कितना हीट लॉस किया, क्यू। तो सराउंडिंग ने कितना हीट गेन किया होगा, क्यू ही किया होगा। इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सिस्टम ने क्यू हीट लॉस किया तो सराउंडिंग ने क्यू हीट क्या किया। तो सिस्टम के लिए ये साइन क्या हो जाएगा, माइनस, सराउंडिंग के लिए ये साइन क्या हो जाएगा, प्लस। कंडीशन क्या लिया है कि T1 ग्रेटर देन T2, यही कह रहा है। लेट क्यू अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज बाय ए सिस्टम, सिस्टम ने क्यू अमाउंट क्या किया, रिलीज किया। तो चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सिस्टम क्या हो जाएगा, माइनस क्यू अपॉन टेम्परेचर। और सराउंडिंग का कितना हो जाएगा एंट्रोपी चेंज, प्लस क्यू अपॉन टेम्परेचर। सिस्टम का टेम्परेचर T1 है, सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है, T2। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब तुम देख लो T1 क्या है, ग्रेटर। T1 क्या है, ग्रेटर। तो किसी भी सेम नंबर को, पहले मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, साइन पे नहीं जाते हैं। Q अपॉन T1 ग्रेटर है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, सिस्टम वाली छोटी। अरे बोलो हाँ ना, मैग्नीट्यूड बात देखो, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, स्मॉलर होगी कि नहीं होगी। तो माइनस वाली वैल्यू छोटी होगी और प्लस वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, बड़ी होगी कि नहीं होगी, हाँ या ना। फिर से समझाता हूँ, दोनों में क्यू 10 ही है, बोलो। तो सिस्टम ने 10 हीट जूल, 10 जूल मतलब एनर्जी समझो क्या किया, लॉस किया। तो क्यू की वैल्यू 10 है और ये टेम्परेचर समझो 300 केल्विन है और ये 320 केल्विन है। तो ये कितना हो गया, 10/300। सिस्टम एंड सराउंडिंग में, सिस्टम एंड सराउंडिंग में सिस्टम ज़्यादा टेम्परेचर पे है तो सिस्टम का टेम्परेचर ज़्यादा है। हीट का एक्सचेंज दोनों में सेम अमाउंट है या नहीं है, सेम ही है। साइन एक का नेगेटिव है, दूसरे का पॉजिटिव है। साइन को हटा दो, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। तो टेम्परेचर बड़ा है तो Q अपॉन T1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, छोटी। अरे बोलो है ना। और Q अपॉन T2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, बड़ी, हाँ या ना। अगर T1 ग्रेटर देन T2 है तो Q अपॉन T1 और Q अपॉन T2 में ये वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी। और ये वैल्यू पॉजिटिव है, ये वैल्यू नेगेटिव है, तो ओवरऑल वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव। बोलो हाँ या ना। ये लिखा भी है कि चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सिस्टम माइनस Q अपॉन टेम्परेचर T1, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग प्लस Q अपॉन T2। तो टोटल निकालोगे तो सिस्टम प्लस सराउंडिंग करेंगे तो माइनस Q अपॉन T1 अपॉन प्लस Q अपॉन T2, दोनों को देखोगे तो चूंकि T1 ग्रेटर देन क्या है, T2, तो ये पूरी वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव। बोलो है ना। तो चेंज इन एंट्रोपी क्या हुआ, पॉजिटिव। कब, जब सिस्टम का टेम्परेचर ज़्यादा है एंड सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या है, कम है। लेकिन इसी का अगर मैं केस 2 लिख दूँ, अब इसी से केस 2 लिख दूँ कि जब ये तुम्हारा सिस्टम है और ये तुम्हारा क्या है, सराउंडिंग है,
इसका टेम्परेचर T1, इसका टेम्परेचर क्या बेटा T2। अब इस केस में T1 छोटा हो जाए T2 से, अभी भी सिस्टम ने Q हीट क्या किया, लॉस किया, ये Q सराउंडिंग के पास आया, तो इस केस में चेंज इन इंट्रॉपी निगेटिव होगी कि नहीं होगी। तो एक बात तो सही है कि या तो इंट्रॉपी का चेंज पॉजिटिव हो सकता है या तो क्या इसके जैसे इंट्रॉपी का चेंज जीरो होगा, क्या नहीं होगा। चेंज इन इंट्रॉपी हमेशा रिवर्सेबल प्रोसेस का जीरो होता है, इरिवर्सेबल का आइदर पॉजिटिव होगा या तो निगेटिव होगा। बोलो हाँ या ना, क्या मेरी बात समझ में आ रही है। वो कंडीशन डिपेंड करेगा कि सिस्टम एंड सराउंडिंग में कौन हायर टेम्परेचर पे और कौन, क्या मेरी बात समझ में आ रही है। अरे बोलो ना हाँ या ना, क्लियर है यहाँ तक। ये लिखा ही है, टोटल इंट्रॉपी चेंज फॉर ए इरिवर्सिबल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इज ऑलवेज क्या बेटा, ग्रेटर देन जीरो। जब प्रोसेस क्या है, इरिवर्सिबल स्पॉन्टेनियस है। स्पॉन्टेनियस वर्ड का मतलब क्या हुआ कि अगर सिस्टम ज़्यादा टेम्परेचर पे है तभी तो सिस्टम सराउंडिंग को हीट लॉस करेगा, मतलब गर्म चाय का ठंडा होना, गर्म चाय का ठंडा होना स्पॉन्टेनियस, तभी तो सिस्टम से हीट सराउंडिंग को जाएगा ना, तभी स्पॉन्टेनियस हो। बोलो हाँ या ना, क्या मेरी बात समझ में आई, क्लियर है यहाँ तक। आ जाओ। अब कह रहा है स्पॉन्टेनियस ऑफ ए प्रोसेस, स्पॉन्टेनिटी ऑफ ए प्रोसेस इन टर्म्स ऑफ टोटल इंट्रॉपी चेंज। अब याद करो टॉपिक क्या था कि कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा या नहीं होगा, और उसी को समझने के लिए हमने क्या पढ़ा था, इंट्रॉपी पढ़ा था। तो हेडिंग वही है, स्पॉन्टेनिटी ऑफ ए प्रोसेस इन टर्म्स ऑफ टोटल इंट्रॉपी चेंज। तो कह रहा है कि कोई भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस कब होगा, तो स्पॉन्टेनियस होने के लिए उस प्रोसेस का इंट्रॉपी बढ़ना चाहिए, रेंडमनेस क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। अगर किस प्रोसेस का अगर इंट्रॉपी बढ़ रहा है तभी वो क्या होगा, स्पॉन्टेनियस, और बढ़ रहा है इसका मतलब फाइनल इंट्रॉपी रेंडमनेस ज़्यादा होगा, तो चेंज निकालोगे तो चेंज पॉजिटिव या निगेटिव, पॉजिटिव होगा। ये लिखा भी है कि इफ़ डेल्टा एस ऑफ टोटल पॉजिटिव है तभी प्रोसेस क्या होगा, स्पॉन्टेनियस। और डेल्टा एस कैसे निकालते हैं, तो डेल्टा एस इज इक्वल टू इंट्रॉपी क्या बेटा, फाइनल माइनस इंट्रॉपी इनिशियल, और फाइनल इंट्रॉपी ज़्यादा होगा मतलब फाइनल रेंडमनेस ज़्यादा होगा, तभी प्रोसेस क्या होगा, स्पॉन्टेनियस। ऐसा हो जाए कि आगे का इंट्रॉपी जो फाइनल है वो स्मॉलर हो जाए तो चेंज क्या हो जाएगा, निगेटिव, तो वो प्रोसेस हमेशा क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर डेल्टा एस जीरो हो जाए, जो हमने रिवर्सिबल प्रोसेस में देखा है, तो उस केस में प्रोसेस कहाँ है, इक्विलिब्रियम पे है। तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होने के लिए डेल्टा एस हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होने के लिए डेल्टा एस हमेशा क्या होना चाहिए, अगर कोई प्रोसेस का डेल्टा एस पॉजिटिव है तभी प्रोसेस क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। बोलो हाँ ना, क्या मेरी बात समझ में आई। क्वेश्चन देख क्या कह रहा है, द इंथैल्पी चेंज फॉर ए ट्रांजिशन ऑफ लिक्विड वाटर टू स्टीम। लिक्विड वाटर टू कहाँ जा रहा है, स्टीम। कितना दिया हुआ है, 40.8 किलो जूल पर मोल। पर मोल है मतलब एक मोल के लिए हो गया। लिक्विड वाटर को कहाँ जा रहे हो, स्टीम में, मतलब वेपोराइजेशन है। वेपोराइजेशन केस में एक्सोथर्मिक या इंडोथर्मिक, हीट एब्जॉर्ब होगी ना, तो जो हीट है वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। बोलो हाँ ना, ध्यान से देखिए ये क्या है, वाटर से कहाँ, स्टीम। क्या कुछ गलत कह रहा हूँ, अगर ये वाटर टू स्टीम जा रही है तो इस केस में हीट क्या हुआ होगा, अगर हीट एब्जॉर्ब हुआ होगा तो Q क्या होगा, पॉजिटिव, और ये जो Q है ये कितना हो जाएगा, प्लस 40.8 किलो जूल क्या बेटा, पर मोल। और अगर पर मोल है तो इसी हीट को अपन डेल्टा एच ऑफ वेपोराइजेशन भी कह सकते हैं। क्या मेरी बात समझ में आए। टेम्परेचर कितना दिया हुआ है, 373 केल्विन। कह रहा है कैलकुलेट इंट्रॉपी फॉर चेंज इन इंट्रॉपी फॉर दिस प्रोसेस। तो डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू रिवर्सेबल अपॉन टेम्परेचर, और यही क्यू रिवर्सेबल को भी किससे रिप्लेस कर दिया, वेपोराइजेशन से, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा एच ऑफ वेपोराइजेशन अपॉन टेम्परेचर। बोलो हाँ ना, तो कितना आ गया, ध्यान से देखो, 40.8 किलो जूल पर मोल अपॉन कितना, टेम्परेचर 373 केल्विन। क्या मेरी बात समझ में आ रही, तो बोलो हाँ, कोई दिक्कत। अब इसको डिवाइड कर दोगे ना। अब आंसर यूनिट देख लेना कि आंसर अगर जूल में होगा तो किलो जूल को ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देना, तो कितना हो जाएगा,
40.8 इंटू क्या बेटा 1000 अपॉन 373 केल्विन, यही है ना। ऊपर में क्या जाएगा जूल पर मोल। तो अब इसको डिवाइड कर दोगे तो जो आंसर आएगा तो यूनिट क्या हो जाएगा जूल पर मोल केल्विन। आंसर कितना जाएगा 40800 अपॉन 373। आंसर निकाल लें 40800 डिवाइडेड बाई कितना बेटा, कितना आया 109.38। क्या मेरी बात समझ में, निकाल लोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट चेंज इन इंट्रोपी फॉर फ्यूजन ऑफ 1 मोल ऑफ आइस। 1 मोल ऑफ आइस को मेल्ट हो रहा है, फ्यूजन उसी को बोलते हैं ना, मेल्टिंग को ही फ्यूजन बोलते हैं। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273 केल्विन एंड मोलर इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। मोलर इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन मतलब 1 मोल ऑफ आइस को लिक्विड का जाने में कितना हीट लग रहा है 6 किलो जूल पर मोल। तो यही क्या हो गया डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन, कितना बेटा 6 किलो है ना, तो किलो को हटा दिया तो 1000 आ गया, तो जूल क्या आ गया पर मोल। किस टेम्परेचर पे फ्यूजन हो रहा है 273 केल्विन। तो इंट्रोपी पूछा है तो क्या हो जाएगा डेल्टा एस ऑफ फ्यूजन इज इक्वल टू डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन अपॉन टेम्परेचर। हर बच्चों को क्लियर हो रहा होगा। तो कितना हो जाएगा सीधा सीधा 6000 अपॉन 273। यूनिट क्या जाएगा जूल पर मोल केल्विन। कोई दिक्कत। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। कह रहा है इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ लिक्विड डाईइथाइल ईथर। कोई भी एक लिक्विड है, नाम से कंफ्यूज मत होना, डाईइथाइल ईथर, उसका इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन कितना दिया हुआ है 26 किलो जूल पर मोल। 26 किलो जूल, तो ये डेल्टा एच ऑफ क्या है वेपोराइजेशन कितना 26 किलो जूल पर मोल। एंड इट्स बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कितना दिया हुआ है, वेपोराइजेशन तो बॉइलिंग पॉइंट पे ही हो रहा है ना, तो टेम्परेचर कितना है 35 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अपने को केल्विन में चाहिए तो कितना हो जाएगा बेटा 35 प्लस 273, ये केल्विन आ गया। तो कह रहा है लिक्विड टू वेपर एंड वेपर टू लिक्विड एट 35 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या पूछा है इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। अब ध्यान से देखना, अगर लिक्विड टू वेपर जा रहा है तो इस केस में हीट एब्जॉर्ब होगा। अगर लिक्विड टू वेपर जा रहा है तो हीट क्या हो जाएगा एब्जॉर्ब होगा। तो इस केस में क्यू क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और वेपर टू लिक्विड आ रहा है मतलब कंडेंसेशन हो रहा है, तो इस केस में एनर्जी रिलीज होगी तो क्यू क्या हो जाएगी नेगेटिव। और यही क्यू क्या हो जाएगा कितना हो जाएगा -26 किलो जूल क्या होगा पर मोल। और यहाँ पे ये वैल्यू कितना हो जाएगा +26 किलो जूल। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। तो जो इस केस में डेल्टा एस चेंज इन एंट्रोपी होगी, डेल्टा एस किस केस में, कौन सा लिक्विड टू वेपर मतलब वेपोराइजेशन। तो इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन अपॉन टेम्परेचर हो जाएगा। और यहाँ पे डेल्टा एस कहाँ जा रहा है वेपर टू लिक्विड मतलब कंडेंसेशन, तो ये डेल्टा एच क्या हो जाएगा कंडेंसेशन अपॉन टेम्परेचर। वैल्यू मैग्नीट्यूड बाय दोनों सेम आएगी, लेकिन एक पॉजिटिव आएगी तो दूसरा क्या जाएगा निगेटिव। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा 26 किलो तक कितना 1000 अपॉन टेम्परेचर 273 में क्या ऐड कर दो 35 कितना 308 केल्विन। तो इसको डिवाइड कर दोगे कितना 308 से, तो ये आ जाएगा जूल पर मोल केल्विन आएगा। और ये वैल्यू उतनी ही आएगी, लेकिन ये वैल्यू यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस में आ जाएगा। तो -26 इंटू क्या मेरी बात समझ में निकाल लोगे। चलो अब कह रहा है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ क्या था वर्क हीट एंड इंटरनल एनर्जी आर इंटरकन्वर्टेबल। वर्क हीट एंड इंटरनल एनर्जी आर इंटरकन्वर्टेबल। दिस इज योर सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये आपको बताता है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट, कि हीट का फ्लो कहाँ से कहाँ होगा।
तो हमेशा हीट का फ्लो हायर टेम्परेचर से क्या होगा, लोअर टेम्परेचर। अरे कोई चीज़ गर्म है तो धीरे धीरे टाइम के साथ ठंडी होगी। कह रहा इट स्टेट अबाउट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट, पूरा थ्योरेटिकल लॉ है। और थर्मोडायनेमिक्स के जितने भी लॉ हैं ऑल आर थ्योरेटिकल लॉ, ऑल आर थ्योरेटिकल, इसका कोई मैथमेटिकल प्रूफ नहीं। कह रहा ऑल नेचुरल प्रोसेस इन यूनिवर्स आर इरिवर्सिबल। इस नेचर में जितने भी प्रोसेस होते हैं, जैसे बारिश का होना, तो क्या होते हैं, वेपर कंडेंस हो करके वाटर ड्रॉप्स में आते हैं ना, क्या बात ऐसा होगा कि वही वाटर ड्रॉप्स ऊपर जाएगा। तो इस यूनिवर्स में जितने भी नेचुरल प्रोसेस हैं, ऑल दीज नेचुरल प्रोसेस आर इरिवर्सिबल प्रोसेस। समझ में आया। और जितने भी नेचुरल प्रोसेस है वो खुद से होते हैं कि तुम कराते हो, खुद से होते हैं, तो कैसा हो गया, स्पॉन्टेनियस हो गया। तो नेचुरल प्रोसेस आर इरिवर्सिबल प्रोसेस। एंड कौन सा प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। दूसरा कह रहा है ड्यू टू स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इंक्रीजेज। और अगर स्पॉन्टेनियस है तो कहीं ना कहीं इंट्रोपी क्या हो रही होगी, बढ़ रही होगी। तो एक बात देखो, शुरू में हम लोग पढ़ चुके हैं कि जितने भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस तभी होंगे जब इंट्रोपी बढ़ रहा होगा, और जितने भी नेचर में प्रोसेस हैं वो अगर स्पॉन्टेनियस है तो उसका इंट्रोपी क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा। तभी तो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है ना। तो ये कह रहा है ड्यू टू स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स increases continuously, that is entropy of an isolated system also increases time to time। और इस यूनिवर्स को ले लोगे तो यूनिवर्स अपने आप में एक आइसोलेटेड सिस्टम है। सिस्टम एंड सराउंडिंग को तुम अगर ऐड करोगे तभी तो यूनिवर्स बनता है। और पूरा यूनिवर्स की अगर बात करोगे तो ये अपने आप में एक आइसोलेटेड सिस्टम है, और टाइम के साथ आइसोलेटेड सिस्टम का एंट्रोपी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसलिए डेल्टा एस टोटल ऑफ यूनिवर्स इज ऑलवेज क्या बेटा, पॉजिटिव। तो मतलब ग्रेटर देन जीरो होगा कि नहीं होगा। तो इस केस में जो इसका सिस्टम एंड सराउंडिंग होगा, सिस्टम एंड ये ग्रेटर देन क्या हो जाएगा जी। क्या मेरी बात समझ में आई। तो यही छोटा सा तुमको लॉ पढ़ना था। कौन सा, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। कोई दिक्कत। इसके बाद हम लोगों को अगले क्लास में पढ़ना है गिब्स फ्री एनर्जी। क्या पढ़ना है, ये गिब्स फ्री एनर्जी पढ़ना क्यों है तुमको मैं बता दूं। क्योंकि अभी तक हम लोग देख रहे थे प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा या नहीं होगा। अपने को ये चेक करना था ना कि कब कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। तो इसके लिए हमने सबसे पहले एनर्जी के टर्म्स में देखा कि प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगा या एंडोथर्मिक। देखा गया कि जितने भी एक्सोथर्मिक होते हैं वो क्या होते हैं, स्पॉन्टेनियस होते हैं ज़्यादातर। लेकिन कुछ ऐसे इंडोथर्मिक भी थे, मेल्टिंग ऑफ आइस, जो स्पॉन्टेनियस थे। तो इसके लिए हमने क्या किया कि एनर्जी को साइड किया, हमने फ्रीडम लाया, इंट्रोपी लाया। और हम लोग किसके टर्म्स में देखते हैं, इंट्रोपी अगर इंक्रीज कर रही है तो कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस। लेकिन सिर्फ इंट्रोपी कभी नहीं बता पाएगा कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है। इसी के लिए हम लोग पढ़ते हैं गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स इट टेल अस अबाउट स्पॉन्टेनिटी ऑफ एन प्रोसेस, कि कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नहीं है। इसी के लिए हम लोग पढ़ते हैं गिब्स फ्री एनर्जी, जिसको जी से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसी के हेल्प से हम लोग पता कर सकते हैं कि ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा या नहीं होगा। और गिब्स फ्री एनर्जी तीन चीज़ों पे डिपेंड करती है, एक तो टेम्परेचर, दूसरा हीट मतलब इंथैल्पी एक्सो इंडो पे, एंड तीसरा क्या बेटा, इंट्रोपी पे। और यही एक इक्वेशन निकल के आएगा, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। सबसे पहले देखो हम लोग यही से डेल्टा एच से बात कर रहे थे ना कि स्पॉन्टेनियस होगा या नॉन स्पॉन्टेनियस। फिर इंट्रोपी की बात की, और तीसरा किसकी बात की, टेम्परेचर। तो इंथैल्पी पढ़ा हुआ है, टेम्परेचर पढ़ा हुआ है, इंट्रोपी हमने पढ़ लिया। और इसी से मिलके क्या पढ़ेगा, गिब्स फ्री एनर्जी। और अगर किसी प्रोसेस का डेल्टा जी निगेटिव हो जाए तो ये 100% कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस। अगर पॉजिटिव होगा तो कैसा हो जाएगा, और अगर जीरो हो जाए तो इक्विलिब्रियम। और इसी को हम लोग पढ़ेंगे। तो थर्मोडायनेमिक्स पहला पार्ट कंप्लीट होगा, फिर हम लोग पढ़ेंगे थर्मोकेमिस्ट्री। तो काफ़ी खूबसूरत कॉन्सेप्ट है, कई बार इसका ऑर्गेनिक के रिएक्शन में भी एप्लीकेशन लगता है। तो लेक्चर को ध्यान से समझिएगा, लेक्चर मिस मत करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर टुडे, बाय बाय एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू।